नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलन संस्थान में। हम लोग एनसीईआरटी की 10वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित है एक व्याकरण पुस्तक के रूप में व्याकरण विधि, इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस पुस्तक का जो अभी टॉपिक चल रहा है वह है प्रत्यय प्रकरण। तो प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत हम लोगों को 3 प्रकार के प्रत्ययों का अध्ययन करना है। कृदंत प्रत्यय अर्थात जो धातुओं में लग कर शब्द का निर्माण करते हैं, प्रातिपदिक शब्दों का निर्माण करते हैं, उनके विषय में पढ़ा। इसके पश्चात शब्दों में जो लग कर विशेष प्रकार के संज्ञाओं विशेषणों इत्यादि का निर्माण करते हैं, ऐसे शब्दों के विषय में तद्धित के अंतर्गत पढ़ा। अब ये स्त्री प्रत्यय में भी हम लोगों को टाप, डाप, चाप इनके विषय में पहले पढ़ना है। अर्थात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जब शब्दों के अंत में दीर्घ आकार लगाया जाता है तब प्रसंग के अनुसार टाप, डाप और चाप प्रत्यय आया करते हैं। इसके पश्चात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन शब्दों में दीर्घ इकार लगाया जाता है तो उनमें गीप, गीश, गीन प्रकरण के अनुसार, प्रसंग के अनुसार ये 3 प्रत्यय प्रायः आया करते हैं। और सबसे अंत में इस प्रकरण का सबसे अंतुति जहाँ लगता है उसको पढ़ेंगे, जितना निर्धारित पाठ्यक्रम में दिया जा रहा है। तो ये जितना भी प्रत्यय से संबंधित या फिर पुस्तक से संबंधित जितना भी हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, ये आप 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है। यदि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की टीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है। तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। और यदि वीडियोज अच्छे लगे, पढ़ाने की शैली अच्छी लगे आप लोगों को, तो वीडियोज को लाइक भी किया करें। जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, संस्कृत से रिलेटेड हैं, उनके पास शेयर भी करें ताकि सबको पता चले इनके विषय में। यद्यपि 10वीं की परीक्षा जल्दी ही होने वाली है तो हम ये कोशिश करेंगे कि व्याकरण विधि पूरी खत्म कर दें। शेमुशी रह जाएगी, शेमुशी अब बाद में पढ़ा के डाल देंगे। मान लीजिए इस सत्र वालों के लिए नहीं मिल पाएगी, फिर भी आगे जब आप जो 9वीं में हैं उनके लिए उपयोगी रहेगी। तो हम एनसीईआरटी में जितनी भी संस्कृत की पुस्तकें 6 से लेकर 12वीं तक निर्धारित हैं, सबका अध्ययन कराएंगे यहाँ पर। तो अभी 12वीं की बोर्ड की परीक्षा बची है, 17 मार्च को कदाचित होना है उसको। तो 12वीं की दोनों ही पुस्तकें हम पढ़ा के यहाँ अपलोड करवा देंगे चैनल पे। तो आप लोग जुड़े, इसलिए जुड़े। 6ठी की पुस्तक पढ़ाई जा चुकी है तो और लोगों को भी इसके विषय में बताएं जो एनसीईआरटी के अंतर्गत संस्कृत विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनको भी बताएं कि यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। 6ठी की रुचिरा पढ़ाई जा चुकी है। इसके पश्चात 7वीं 8वीं की पुस्तकें भी पढ़ाएंगे। व्याकरण विधि लगभग समाप्त हो रही है। शेमुशी बची है प्रथम द्वितीय भाग, तो 2 पुस्तक ये रह गई हैं। और 11वीं 12वीं की जो भाषवती शाश्वती हैं उनको अब बोर्ड परीक्षा होने के 10 दिन पहले ही ख़त्म करेंगे, फरवरी तक ख़त्म कर देंगे ताकि बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले बच्चों के लिए लाभदायक हो। 15 दिन का समय काफ़ी वो लोग तैयारी कर सकते हैं इसको देख देख के। तो आइए टॉपिक पे आ जाते हैं। तो स्त्री प्रत्यय के संबंध में पहले थोड़ी सी भूमिका दे रहे हैं कि पुल्लिंग शब्दों से जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का विधान किया जाता है उनको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। एक सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं। और इस रटी रटाई पंक्तियों के संदर्भ में कहेंगे तो कहेंगे कि पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। इसको आप खुद भी बना के बोल सकते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का विधान किया जाता है उन्हीं को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्रीलिंग या फिर स्त्रीवाचक, जो स्त्रीलिंग है वही स्त्रीवाचक है। अब स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का विधान किया जाता है तो उनको कैटेगराइज किया गया है, पहले दीर्घ आकार फिर दीर्घ इकार में। इसके पश्चात 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है। तो पहले भाग में अर्थात जहाँ पर दीर्घ आकार आया करता है वहाँ पे टाप, डाप, चाप, इन 3 प्रत्ययों को पढ़ना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप का क्या रह जाता है, इस प्रकार की और टकार की इस संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है, केवल आकार शेष बचता है इसमें। तो आ शेष बचता है, आ प्रत्यय या टाप प्रत्यय कहते हैं इसको, टाप प्रत्यय लगाया जाता है। अब उदाहरण के लिए
तो कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये परिभाषा याद हो गई कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का विधान किया जाता है शब्दों में उनको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा स्त्री प्रत्यय की। अब टाप डाप और चाप प्रत्ययों के संदर्भ में जो परिभाषा आ रही है आकार वो ये है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों से, आकारांत नहीं, यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए यहाँ आकार होना चाहिए। पुस्तक में देख लेते हैं। अकारांत है तो कहेंगे कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप जिसका आ शेष बचता है इसे टाप प्रत्यय लगाया जाता है या टाप प्रत्यय का विधान किया जाता है। उदाहरण के लिए अश्व में टाप प्रत्यय लगाया तो टाप प्रत्यय जहाँ जहाँ भी लगेगा सिर्फ उसका आकार दीर्घ आकार बचेगा, बाकी ये जो पकार है टकार है इनकी संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है, बचता है तो सिर्फ दीर्घ आकार। तो अश्व में जब टाप प्रत्यय लगा तो बनेगा अश्वा। अश्वा से किसका बोध होगा? फीमेल अश्व का बोध होगा, फीमेल घोड़े का बोध होगा, या फिर जिसको इंग्लिश में मेयर कहते हैं। और सुत में जब टाप प्रत्यय लगा तो अभी सुत का अभिप्राय क्या है? सुत का अभिप्राय है पुत्र, अश्व का अभिप्राय क्या है? घोड़ा। तो इसी में जब टाप प्रत्यय लगा तो सीधे सीधे घोड़ी का बोध हो रहा है। सुत में टाप प्रत्यय लगा, सुत अभी पुत्र का बोध करा रहा है। जब इसमें टाप प्रत्यय लगा दिया तो सुता हो गया, सुता का अभिप्राय है लड़की या पुत्री। सरल में टाप प्रत्यय लगाया तो बना सरला, सरल का अभिप्राय है सीधा सच्चा। अब सरला कर दिया तो ये स्त्रीलिंग में हो गया। प्रथम में जब टाप प्रत्यय लगा तो बना प्रथमा। प्रथमा किसके लिए आएगा? किसी बालिका के लिए आएगा या फिर किसी महिला के लिए आएगा। अब इसके पश्चात करें यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाता है। अब जहाँ जहाँ शब्दों का परिवर्तन होता है इन प्रत्ययों के जुड़ने से उनको थोड़ा सा दिखाया जाता है। यद्यपि इनके अंतर्गत काफ़ी सूत्र तैयार किए जाते हैं और उनकी सिद्धि पढ़िए तो काफ़ी डेप में काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, लेकिन निर्धारित पाठ्यक्रम में जैसे दिया जा रहा है जितना वैसे ही हम लोगों को पढ़ना है। आगे जो लोग सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे तो आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, तब वहाँ पे चीज़ें उस दृष्टि से देखेंगे। अभी निर्धारित पाठ्यक्रम में जितना है उतना ही पढ़ेंगे। तो यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाता है। अर्थात ये पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाता है उसका। जैसे बालक प्लस आ लगा तो हुआ बालिका। अब यहाँ आ लगने का अभिप्राय है कि टाप प्रत्यय आ रहा है, टाप प्रत्यय आ रहा है तो ये पुल्लिंग शब्द के अंत में अक है, तो यहाँ पे इस लकार में भी आकार छिपा हुआ है और इस ककार में भी आकार छिपा हुआ है, किंतु इस लकार के आकार को मिलाकर इस ककार को बोलेंगे तो ये हो गया अक। यहाँ भी आकार है, यहाँ भी आकार है, यहाँ भी अक है, यहाँ भी अक है, यहाँ भी अक है। तो बस इसी को देखेंगे कि पुल्लिंग शब्द के, तो ये पुल्लिंग शब्द हो गए सारे। बालक, मूषक, शिक्षक, साधक, गायक, नायक, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं और इनके अंत में अक आ रहा है। तो पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो आ प्रत्यय अर्थात टा प्रत्यय लगने पर उसको इक हो जाएगा, संधि नियम लगेगा यहाँ तो इक हो जाएगा। अब बालक प्लस आ तो बना बालिका। आ किस लिए आ रहा है? टा प्रत्यय का ही आ रहा है, टा प्रत्यय का आकार ही यहाँ आ रहा है। मूषक प्लस आ हुआ तो मूषिका बना। बालक से क्या बोध हो रहा है? बालक का। बालिका से किसी लड़की का बोध हो रहा है। मूषक से किसी चूहे का बोध हो रहा है, मूषिका से किसी चूहिया का बोध हो रहा है। शिक्षक प्लस आ तो शिक्षिका, शिक्षक से शिक्षक का बोध हो रहा है, टीचर का, मेल टीचर का। फिर शिक्षिका से आ प्रत्यय लग गया तो शिक्षिका और शिक्षिका से किसी फीमेल टीचर का बोध हो रहा है। साधक प्लस आ तो साधक से अभी किसी साधक या तपस्वी का बोध हो रहा है। जब इसमें आ प्रत्यय लग गया, टा प्रत्यय लग गया तो साधिका हो गया, साधिका का अभिप्राय है कोई तपस्विनी। अब गायक से किसी गायक का बोध हो रहा है, जो अभी मेल है, जब फीमेल बनाएंगे उसको तो टा प्रत्यय लगा देंगे तो गायिका हो जाएगा। अब नायक से किसी एक्टर का बोध हो रहा है, जब इसमें टा प्रत्यय लग गया तो बन गया नायिका, नायिका से किसी एक्ट्रेस का बोध हो रहा है। अब इसके पश्चात तो ऐसे जितना आ रहा है तो ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ऐसे ही पॉइंट करके याद कर रहे हैं। ये लाइन याद कर, पंक्ति इतनी याद कर लेनी है, ये उदाहरण याद कर लेने हैं। इसमें 1 2 3 कुल 4 उदाहरण आ रहे हैं और इसमें कुल उदाहरण
1 2 3 4 5 6 6 एग्जाम्पल आ रहे हैं। 3 छहों को याद कर लेना है। अब गीप गीश गिन, तो पहले गीप जो प्रकरण आएगा पहले क्रमशः ये प्रत्यय आएंगे। पहले गीप के विषय में पढ़ेंगे तो ऋकारांत एवं नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बदलने के लिए ई प्रत्यय दीर्घ इकार ई प्रत्यय लगाया जाता है। तो ये इसके विषय में ऋण्यभ्यो गीप ऋण्यभ्यो इसके लिए सूत्र ही है गीप प्रत्यय के लिए। तो सूत्र अभी नहीं याद करने हैं, जितना निर्धारित पाठ्यक्रम है उतना ही पढ़ना हम लोगों को। तो हिंदी में ऐसे ही समझे कि जो शब्द ऋकारांत हो, अर्थात ऋकार से जिनका अंत हो रहा है हो या फिर जिनका नकार से अंत हो रहा हो, ऐसे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, स्त्रीलिंग में बदलने के लिए गीप प्रत्यय का विधान किया जाता है। जैसे कर्तृ प्रत्यय, यहाँ देखिए कर्तृ है तो इस शब्द के इस अंत में ऋकार आ रहा है तो इसको कहेंगे ये ऋकारांत है, कर्तृ शब्द ऋकारांत है। तो कर्तृ प्लस ई का अभिप्राय है गी प्रत्यय लगा तो बना कर्तृ। अब धातृ प्लस ई तो बना धात्री। धात्री से किस धारण करने वाले का बोध हो रहा है, जब इसमें गी प्रत्यय लग गया तो धात्री धारण करने वाली स्त्री का बोध हो रहा है। कर्तृ करने वाला किसी मेल का बोध हो रहा है। अब इसमें ई प्रत्यय लगा, गी प्रत्यय लगा तो कर्तृ हो गया। किसी करने वाली का बोध, फीमेल का बोध हो रहा है। तपस्विन ये नकारांत है, तपस्विन अर्थात जिनमें इनी प्रत्यय लगेगा। और वे सारे शब्द नकारांत हुआ करते हैं। नकारांत के शब्द करी के समान चला करते हैं पुल्लिंग में। तो तीनों ही लिंगों में जो नकारांत संज्ञा हलंत, जो ऐसे हलंत शब्द जो नकार से आ रहे हैं, नकार से जिनका अंत हो रहा है, तो उनमें भी गी प्रत्यय का विधान होता है। तो तपस्विन प्लस ई या फिर गी प्रत्यय लगा तो बना तपस्विनी। गुड़िन प्लस ई या फिर गी प्रत्यय लगा तो बना गुड़िनी। अब इसके पश्चात और जो प्रत्यय आ रहे हैं पढ़ लेते हैं उनको। अब स्त्रीलिंग प्रत्यय के अंतर्गत और जो तथ्य आ रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो ऐसे पॉइंट करके पढ़ेंगे। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों तथा कतिपय जातिवाचक शब्दों में भी ई अर्थात दीर्घ इकार प्रत्यय दीर्घ ई प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण ये है कि जैसे नद प्लस ई बराबर नद प्लस ई या फिर इंगी प्रत्यय लगाया तो बना नदी। अब देव प्लस ई बराबर देवी। देव प्लस ई अर्थात देव में ई प्रत्यय लगा या फिर गीप प्रत्यय लगा तो बना देवी। भयंकर में गीप प्रत्यय लगा तो बना भयंकरी। नद बड़े नद को कहते हैं और उसी का छोटा रूप नदी हो जाता है स्त्रीलिंग में। देव देवता को कहते हैं, देवता का अपोजिट देवी हो जाएगा। भयंकर अर्थात जो विकराल हो, डरावना हो, ऐसी चीज़ों को भयंकर कहा जाता है। तो भयंकर में जब गीप प्रत्यय लग जाएगा तो इस प्रत्यय के लगने से बनेगा भयंकरी। भयंकरी स्त्रीलिंग का हो गया बोध। अब गोप में ई प्रत्यय या गीप प्रत्यय लगा तो बना गोपी। गोप जो ग्वाले का काम करते हैं, गाय जो पालते हैं, गो पालन करते हैं, उनको गोप कहा जाता है। गो पालन करने वाले को गोप कहा जाता है और गो पालन करने वाली फीमेल को गोपी कहा जाता है। महिष में ई प्रत्यय लगा या गीप प्रत्यय लगा तो बना महिषी। महिष क्या है? ये मेल बफेलो है और महिषी फीमेल बफेलो है। शूकर में गीप प्रत्यय लगा तो बना शूकरी। शूकर ये नर शूकर का बोध हो रहा है इसे। अब गीप प्रत्यय लग गया तो नर स्त्री शूकरी का बोध हो रहा है ना। ब्राह्मणी ब्राह्मण से किसी पुरुष का बोध हो रहा है, ब्राह्मण पुरुष का और ब्राह्मणी किसी ब्राह्मण स्त्री का बोध हो रहा है। मृग मेल हिरन का बोध हो रहा है अभी इससे। जब इसमें गीप प्रत्यय लग गया तो फीमेल हिरन का बोध होगा इससे। अब इसके पश्चात जो पॉइंट आ रहा है कि ये द्विगु समास अर्थात जिससे संख्या का बोध होता है। जब पहला शब्द संख्यावाचक होता है, दूसरा कोई संज्ञा होता है तो मिलकर द्विगु समास बनते हैं। तो द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत हो, द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत हो तो ई प्रत्यय अर्थात गी प्रत्यय लगता है। जैसे त्रिलोक में गीप प्रत्यय लगा या फिर ई प्रत्यय लगा तो बना त्रिलोकी। त्रिलोक त्रयाणाम लोका नाम समाहार, 3 लोकों के समूह को कहेंगे। पंचानाम वटा नाम समाहार, पंचवटी। तो इनमें भी यही प्रत्यय इसी नियम से ये प्रत्यय लग रहा है। यहाँ पे ये दोनों ही द्विगु समास के अंतर्गत है, इस गी प्रत्यय के अंतर्गत आ रहे हैं। अब इसके पश्चात
तो इसमें द्विगु समास के 2 उदाहरण आ रहे हैं। ऐसे पॉइंट इनकी ये लाइन याद किए रहना है और ये उदाहरण याद किए रहना है। जितने भी पॉइंट है स्त्रीलिंग वाले, स्त्रीलिंग मेल से या फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का विधान किया जा रहा है या फिर स्त्री प्रत्ययों का विधान किया जा रहा है, तो ऐसे एक लाइन में परिभाषा याद करनी है। फिर जितने उदाहरण आ रहे हैं पुस्तक में उनको याद किए रहना। इसके पश्चात जो पॉइंट है ये कह रहा है कि शत्र प्रत्यांत शब्दों में शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए दीर्घ ईकार लगाया जाता है। जैसे गच्छत में ई प्रत्यय लगा, दीर्घ ईकार लगा तो बना गच्छन्ति। वदत में दीर्घ ईकार लगा तो बना वदंती। दर्शयत में दीर्घ ईकार लगा तो बना दर्शयन्ति। नदी के समान इनके शब्द रूप चलेंगे, जैसे नदी के शब्द रूप चलते हैं वैसे ही इनके शब्द रूप चलेंगे। पुल्लिंग में बनेंगे तो गच्छन गच्छन्तो गच्छन्ता हो जाएगा, स्त्रीलिंग में बने तो गच्छन्ति गच्छन्त्यो गच्छन्त्या बन जाएगा। नदी के समान शब्द रूप चलेगा। इसके पश्चात जो पॉइंट आ रहा है, कह रहा है कि इसके अतिरिक्त भी ई दीर्घ इकार प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो ये सब तकारांत हैं। जितने भी शब्द आ रहे हैं यही इनकी विशेषता है कि सब तकारांत हैं, सब में तकार आ रहा है। तो श्रीमत में दीर्घ इकार लगा तो बना श्रीमती, भवत में दीर्घ इकार लगा तो बना भवती, गतवत में दीर्घ इकार लगा तो बना गतवती, अर्थात चली गई। भवती भवत अर्थात भगवान से ऐसे व्यक्ति जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उनके लिए हम लोग भगवान का प्रयोग करते हैं। अब वही ऐसे सामने वाला कोई ऐसी व्यक्ति है जो स्त्रीलिंग में फीमेल हैं और हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं, तो उनके लिए भवती का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। तो इसके भी 3 उदाहरण आ रहे हैं। इनके अतिरिक्त भी दीर्घ इकार, इसको दीर्घ इकार बोलते हैं, दीर्घ इकार प्रत्यय के योग में दीर्घ इकार या फिर गीप गीस गिन क्रमशः आ रहे हैं। तो उन्हीं के संबंध में गीप और गीश, ये सारे गीप प्रत्यय के उदाहरण थे, ही हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये उसी से संबंधित ऐसे ही तीनों ही प्रत्ययों के मिले जुले रूप हैं जहाँ पे इनका विधान किया जा रहा है। तो इस पॉइंट में जो आ रहा है कि इसके अतिरिक्त भी दीर्घ इकार प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण श्रीमत प्लस दीर्घ इकार लगा तो श्रीमती बना, भवत से दीर्घ इकार लग गया तो भवती बना, गतवत से दीर्घ इकार लगा तो गतवती बना। क्षत्र प्रत्यांत का पढ़ लिया है। अब ये जाया, जाया अर्थ में पुल्लिंग शब्दों से गीश, अब यहाँ पे गीश प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। गीश, गीप और गीन के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया। गीश प्रत्यय के विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि गीश का भी केवल दीर्घ इकार ही बचा करता है। तो गीश प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे जाया अर्थ में, जाया किसको कहते हैं, तो जाया अर्थ में पुल्लिंग शब्दों में गीश प्रत्यय लगाया जाता है। गीश का क्या बचता है, दीर्घ इकार बचता है। तो इंद्र प्लस गीश, इंद्र में गीश प्रत्यय लगा तो बना इंद्राणी। वरुण में गीश प्रत्यय लगा तो बना वरुणानी। भव में गीश प्रत्यय लगा तो बना भवानी। भवानी से माँ पार्वती का बोध होता है। वरुणानी से वरुण की पत्नी का बोध होता है, वरुण देवता जो जल के देवता हैं। इंद्र से जो देवताओं के जो राजा हैं उनको इंद्र कहा जाता है, उनकी पत्नी को इंद्राणी कहा जाता है। मातुल से मातुलानी, मातुल से मामा का बोध होता है, मामा की पत्नी को मातुलानी कहेंगे। और रुद्र, रुद्र भगवान शिव को कहा जाता है, रुद्राणी से माँ पार्वती का बोध होता है। तो रुद्र में गीश प्रत्यय लगा तो बना रुद्राणी। तो अंगीश प्रत्यय के संबंध में ये हो गया। उसके पश्चात फिर कहा जा रहा है कि कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आ और ई दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आचार्य, आचार्य से आचार्य मेल का बोध हो रहा है, जो शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। अब आचार्य कौन है, जो स्वयं पढ़ाती हैं, फीमेल हैं आचार्य, उनको कहा जाता है। अब आचार्यानी किनको कहा जाएगा, आचार्य की पत्नी को आचार्यानी कहा जाता है। आचार्य वे हैं जो स्वयं टीचर हैं, फीमेल टीचर हैं, उनको आचार्य कहा जाता है। जब ऊंची कक्षा में जो पढ़ाया करती हैं तो उनको आचार्य कहा जाता है। आचार्य की पत्नी को आचार्यानी कहा जाता है। ऐसे ही उपाध्याय, उपाध्याय पुल्लिंग, उपाध्याय से किसी पुल्लिंग का बोध हो रहा है अर्थात मेल का बोध हो रहा है। उपाध्याया से किसी फीमेल का बोध हो रहा है, उपाध्यायानी। इसी प्रकार उपाध्यायनी अर्थात उपाध्याय की पत्नी को उपाध्यायनी कहेंगे। एवं इसी प्रकार क्षत्रिय, क्षत्रिय से किसी क्षत्रिय का बोध हो रहा है, क्षत्रिया से किसी क्षत्राणी का बोध हो रहा है जो क्षत्रिय जात की ही है। और क्षत्रियाणी से क्षत्रिय की पत्नी का बोध हो रहा है, क्षत्रियाणी। तो इस प्रकार हो गया स्त्री प्रत्यय के विषय में।
थोड़ा सा और बच रहा है टी प्रत्यय। तो ये दिखाया जा रहा है कि ती प्रत्यय अर्थात युवन शब्द से, ऐसे ही शब्दों के प्रयोग संदर्भ में, ऐसे ही शब्दों के प्रयोग के लिए ही ये पर्टिकुलर प्रत्यय आया करता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो युवन शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए या फिर स्त्री प्रत्यांत शब्द, स्त्री वाचक शब्द बनाने के लिए ती प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे युवन प्लस ती, युवन में ती प्रत्यय लगा तो बना युवती, युवती ही, युवती का बोध होगा, अर्थात जो किशोरावस्था को पार कर चुकी हो, नवयौवना हो, उनको युवती कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने स्त्री प्रत्यय के विषय में पढ़ लिया। प्रत्यय प्रकरण अब समाप्त हो गया। इसमें एक अभ्यास भी आ रहा है, तो अभ्यास में कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निर्देशानुसार लिंग परिवर्तनम कुरुत। कुरुत क्या है? लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। कुरुत का अभिप्राय है करो, निर्देश के अनुसार लिंग परिवर्तन करो। तो बालक है, बालक को किस में बदलना है? यहाँ पे बताया जा रहा है स्त्रीलिंग में, ब्रैकेट में स्त्रीलिंग बताया जा रहा है, तो इसको परिवर्तित करेंगे तो बनेगा बालिका, बालक से बालिका। फिर आराध्या है, आराध्या ये स्त्रीलिंग में है, अभी इसको पुल्लिंग में बदलेंगे तो बनेगा आराध्य, आराध्य। प्रथमा है, ये भी स्त्रीलिंग में है, इसको पुल्लिंग में बदलेंगे तो बनेगा प्रथमः। अब साधक है, ये पुल्लिंग में है, तो ये बनेगा साधिका, ये स्त्रीलिंग में बनेगा साधिका। और आचार्य है, तो ये अभी स्त्रीलिंग में है, इसको पुल्लिंग में बदलना है तो बनेगा आचार्य, आचार्यः। अब धात्री है, धात्री को जब स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो बनेगा धात्री। ये हो गया, एक ही अभ्यास आ रहा है, ऐसे इनको बदलेंगे। परीक्षा में भी, यदि बोर्ड की परीक्षा में आता है या केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा में टीजीटी में आता है, तो भी ऐसे ही हम लोगों को इन प्रश्नों को हल करना है। तो ये हो गया, हम लोगों ने स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत प्रत्यय प्रकरण में जो अंतिम आ रहा था प्रकरण स्त्री प्रत्यय, इसका अध्ययन कर लिया। प्रत्यय प्रकरण अब समाप्त हो गया। अब इसके पश्चात हम लोग समास परिचय, समास के विषय में पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का।